उर्मिला की 3 बहुएं थीं। जहां उसकी 2 बहू बेहद अमीर घर से ताल्लुकात रखती थी, वहीं एक बहू बेहद गरीब घर से थी, जिस कारण न सिर्फ उन्हें सास की बल्कि दोनों अमीर बहुओं के ताने भी सुनने पड़ते थे। रोजाना की तरह गरीब बहू रसोई घर के कामों में जुटी हुई थी। सोनल बहू, अरे ओ सोनल बहू, अरे ओ सोनल की बच्ची कहाँ मर गई? आई माँ जी। हाथों में चाय लिए हुए सोनल हॉल में आती है। ये लीजिए माँ जी चाय। क्यों रे मेरी गरीब बहू, चाय बना रही थी या बीरबल की खिचड़ी? इतना वक्त लगता है? माँ जी, अब घर बाहर का सारा काम भी तो इतना है कि दिन भर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। अरे मेरे जमाने में तो एक अकेली लुगाई घर भर का काम नाच नाच के कर देती थी, और तुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। मेरी दोनों बहुरानियों के लिए चाय क्या तेरा बाप लाएगा? माँ जी, दोनों देवरानी भी अब अपना हाथ पांव चला सकती हैं। क्यों, तेरे हाथ पांव में घुन लगा है? चुपचाप जाओ चाय लेकर आ। जी माँ जी। सास की बात सुनकर सोनल रसोई घर आती है। जाने सासू माँ मेरे साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? ऐसा जान पड़ता है मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि बाई हूं। आजकल के दौर में लोग उनसे भी बेरुखी से पेश नहीं आते होंगे। जाने ये 2 रिहायशी तितलियां ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाती है माँ जी को, जो माँ जी इनका तो गुणगान करती हैं और हमारी गरीबी की हंसी उड़ाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। खैर, यूं दिल ही दिल कुढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम गरीबों को तो पूछने वाला कोई नहीं होता। गरीब बहू की बेबसी उसकी बातों से साफ जाहिर हो रही थी। जहां गरीब बहू की दशा नौकरानी से भी बदतर थी, वहीं 2 बहुएं छोटी होने के बावजूद सारा दिन बस हुक्म चलाती। समय के साथ सर्दियों का आगमन हो जाता है। हॉल में बैठी उर्मिला की दोनों अमीर बहुएं कहती हैं, सासू माँ, सर्दियां आ चुकी हैं। आप तो जानती हैं कि सर्दियों को लेकर मेरे कितने शौक हैं, इसलिए मैंने डैडी से कहकर चारों के लिए न्यू हीटर मंगवाए हैं, ताकि हम चारों ठंड से बच सके। माँ जी, कल ही मैंने भी सर्दियों की खूब सारी शॉपिंग की है। ये देखिए, खास आपके लिए पश्मीना की शॉल लाई हूं। तोहफे देना क्या तुम दोनों बहुओं को ही आता है? मैंने भी तुम दोनों के लिए नई रजाई बनवाई है। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे ना थी, तुम्हारे कमरे की रजाई पतली हो चली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं रात भर ठंड से ठिठुरती रहें, इसीलिए मैंने बिना देरी करे रजाई बनवा दी। और फिर तुम्हारी सास के पास पैसों की कमी है क्या? तभी सोनल उर्मिला से कहती है, माँ जी, जब आपने देवरानी जी के लिए रजाई बनवाई है तो लगे हाथ मेरे लिए भी रजाई बनवा देती। समाचार में सुनने को आ रहा है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने वाली है। ऐसे में मैं इतने दुबले पतले कंबल से कैसे काम चलाऊंगी? क्यों रे मेरी गरीब बहू, उर्मिला के पास क्या पैसों के पेड़ लगे हैं? अभी मेरा हाथ तंग है, जब कभी पैसे होंगे तब देखा जाएगा। मगर माँ जी, कुछ देर पहले तो आप कह रही थी कि आपके पास पैसा ही पैसा है। उर्मिला का गुस्सा देखकर दोनों अमीर बहुएं मौके का फायदा उठाते हुए फूट डालना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब हमारी ये गरीब जेठानी आंखें गड़ाए बैठी रहती हैं। बात बात पर हमसे बराबरी करना जरूरी है क्या जेठानी जी? उर्वशी, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो जो मैं तुम्हारी कोई देखा देखी करूंगी। देख लीजिए माँ जी, हमारी ये गरीब जेठानी जी कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रही हैं। एकदम खरा बोल रही है तान्या बहू तू। चौका बर्तन करने में मेरी गरीब बहू के हाथ जवाब दे जाते हैं, मगर बोलते वक्त जबान गज भर की हो जाती है। ऐसा कहकर उर्मिला चली जाती है और तान्या कहती है, हमारी सासू माँ की गरीब बहू, तुम चाहे कितने भी पापड़ बेल लो, लेकिन तुम हमारी जगह कभी नहीं ले सकती। हमारी किस्मत कोहिनूर हीरे जैसी है, और तुम उस गरीब गलीचे के समान हो जिसे देखकर लोग नाक सिकोड़ते हैं। ऐसे ही कई सप्ताह बीत जाते हैं, जिसके साथ बेतहाशा सर्दियां बढ़ जाती हैं। जहां एक और अमीर बहुएं गद्देदार बिछौने पर भारी भरकम रजाई में मजे से सो रही थी, वहीं बेचारी गरीब बहू को सर्दी की सारी रात उस पतले दुबले कंबल में काटनी पड़ती है। अगले दिन सुबह होते ही सोनल फिर से घर के काम में जुट जाती है। इसके बाद जैसे ही वो बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है तो ठंडे पानी से उसके हाथ कांपने लगते हैं। जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां पर उर्मिला रूम हीटर लगाए रजाई के अंदर बैठी होती है। तभी उर्मिला सोनल से कहती है, अरे बहू, इधर उधर क्या देख रही है? मेरे कमरे में चोरी करने का इरादा है क्या? माँ जी, मैं तो पानी गर्म करने की मशीन ढूंढ रही थी। सर्दियां बहुत बढ़ गई हैं, किचन के नल से बहुत ठंडा पानी आ रहा है, ठंडे पानी से हाथ जमने को हो रहे हैं।
अच्छा, तो अब महारानी को बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए। बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? कोई मशीन नहीं मिलेगी। जल्दी से काम चोरी छोड़ और बर्तन धोने लग जा। इसके बाद खरी खोटी सुनाकर उर्मिला फिर से अपना पल्ला झाड़ लेती है और बेचारी गरीब बहू कड़ाके की ठंड में भी ठंडे पानी से ही काम करके गुजारा करती है। ना तो सोनल के पास स्वेटर होता है और ना ही शॉल। इसके बावजूद भी उर्मिला सोनल को ही बाजार सब्जी लेने भेजती है। लेकिन एक दिन उर्मिला की तबीयत खराब हो जाती है। उसके कराहने की आवाज सुनकर गरीब बहू जल्दी उसके कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। माँ जी मैं अभी आती हूँ। इसके बाद सोनल किचन में जाकर काढ़ा बनाकर लाती है और उर्मिला को पीने के लिए देती है। साथ ही उर्मिला के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना शुरू करती है। सोनल कभी उसके हाथ दबाती तो कभी उसके पैर। सारी रात बेचारी सोनल बिना झपकी लिए अपनी सास की सेवा पानी में लगी रहती है। अगले दिन दोनों बहुएं अपनी सास के कमरे में आती हैं। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग सासू माँ। क्या हुआ? आपका मुंह मरीजों जैसा क्यों लग रहा है? माँ जी की तबीयत कल रात से बहुत खराब थी। उन्हें तेज बुखार था। उर्वशी चलो यहां से, कहीं हमें भी फ्लू न लग जाए। इसके बाद वो दोनों अमीर बहुएं वहां से चली जाती हैं और उर्मिला उनकी सारी बहानेबाजी समझ जाती है। मुझे तो लगा था तुम दोनों यहां मेरा हालचाल पूछने आई हो, मगर तुमने अपने तेवर दिखाई दिए। सोनल मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम्हारी गरीबी की हंसी उड़ाई। शायद इसी कारण भगवान ने मुझे ऐसा भुगतान दिया है। माँ जी बीती बातों को याद करके दुखी मत होइए। जो हुआ उसे भूल जाइए। सास का बर्ताव देखकर तान्या और उर्वशी का सर शर्म के मारे झुक जाता है और वो कहती हैं, जेठानी जी हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको ताने दिए, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया। जेठानी जी हम दोनों को माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहनें माना है। फिर वो तीनों आपस में गले लग जाती हैं और इसके बाद सारा काम मिलजुल कर करती हैं। संदीप अपने माता पिता के साथ मोहन नगर में रहता था। संदीप के पिता हरिराम एक होटल में बर्तन धोने का काम करते थे। संदीप की मां कमला घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। संदीप एक गरीब परिवार का लड़का था। पास के ही सरकारी स्कूल में वो चौथी कक्षा में पढ़ रहा था। संदीप अक्सर स्कूल के कुछ बच्चों को अपना जन्मदिन स्कूल में मनाते देखता था। स्कूल के बच्चे अपने जन्मदिन पर कक्षा में टॉफी और बिस्कुट बांटा करते थे। संदीप उन बच्चों को देखकर यही सोचता था कि उसका तो कभी जन्मदिन आता ही नहीं। एक बार संदीप की कक्षा में पढ़ रहे एक बच्चे का जन्मदिन था। वो सब बच्चों को टॉफियां बांट रहा था। जब वो टॉफी देने संदीप के पास जाता है, तभी एक बच्चा उस बच्चे से कहता है, अरे यार सोनू, तू संदीप को टॉफी देकर क्या करेगा? ये हम सबसे तो अपने जन्मदिन पर टॉफी खा लेता है, पर आज तक इसने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया। हम सबको टॉफी खिलाने के खर्चे से बचना चाहता है ये संदीप। कोई बात नहीं मन्नू, इसको खाने दे टॉफी। संदीप को अपना जन्मदिन ही नहीं पता कि इसका जन्मदिन कब आता है, इसलिए हमारे जन्मदिन पर टॉफी बिस्कुट के मजे उड़ाता है। कक्षा के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। संदीप उदास हो जाता है। वो स्कूल से घर आता है तो उसकी माँ कहती है, क्या बात है संदीप, आज इतना मुंह लटकाए हुए क्यों आ रहे हो? माँ, मेरे स्कूल के सब दोस्त अपना जन्मदिन मनाते हैं, पर मैं अपना जन्मदिन क्यों नहीं मनाता? मेरा जन्मदिन कब आता है माँ? मेरे सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। संदीप, ये जन्मदिन वगैरह पैसे वाले लोगों के घर ही मनाए जाते हैं। हम गरीब लोगों का कोई जन्मदिन नहीं होता बेटा। हम कोई पढ़े लिखे माँ बाप तो है नहीं। तुम्हारे पैदा होने का दिन न तुम्हारी माँ को याद है और न ही मुझे। संदीप बेटा चल, अब ये जन्मदिन वगैरह की बातें छोड़, आजा रोटी खा ले। संदीप उदास मन से रोटी खाने लगता है, पर उसके मन में अब ये बात घर कर गई थी कि गरीब लोग जन्मदिन नहीं मनाते। गरीब का जन्मदिन नहीं होता। धीरे धीरे समय बीतता रहा। संदीप अब बड़ा हो चुका था। संदीप की मां ने उम्र के साथ अब घरों में काम करना छोड़ दिया था। संदीप के पिता भी अब होटल का काम छोड़कर
घर के पास में ही सब्जी का ठेला लगाने लगे थे। एक दिन हरिराम सब्जी का ठेला लगा रहा होता है। उसके पास वही होटल का मालिक आता है जहां हरिराम पहले बर्तन धोने का काम किया करता था। अरे हरिराम, सब्जी का ठेला लगाने लगे हो? हैं? अच्छी बात है। शरीर चलता रहना चाहिए और मेहनत करने में क्या हर्ज है कि नहीं? अच्छा लाओ, 2 किलो आलू और 2 किलो टमाटर तोल दो। अभी देता हूं साहब। बड़ी खुशी हुई आपको इतने समय के बाद देखकर। अरे हरिराम, तुम्हारा एक बेटा भी था ना, संदीप? अब तो बड़ा हो गया होगा। आजकल क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालिक, अभी 12वीं पास की है उसने, तो घर पर ही है। अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे भी तो चाहिए, इसलिए अभी पढ़ाई रोक दी है उसने। उसे भी कहीं किसी दुकान पर कोई काम मिल जाए तो घर खर्च में आसानी हो जाएगी और पैसे कमाकर आगे की पढ़ाई भी कर लेगा। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, एक काम करो, मैंने बड़े बाजार में एक नई बेकरी खोली है, तो मुझे वहां पर एक लड़के की जरूरत है जो बेकरी की देखभाल भी कर सके और लोगों के घरों तक ऑर्डर भी पहुंचा सके। तुम चाहो तो कल से ही संदीप को नौकरी पर भेज सकते हो। 8,000 रुपए महीना की तनख्वाह पर रख लूंगा। क्यों, सही रहेगा ना तुम्हारे लिए भी? ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी मालिक। मैं कल ही संदीप को आपकी बेकरी पर भेज देता हूं। अगले दिन से संदीप हरिराम के कहने पर बेकरी शॉप पर काम करने लग जाता है। बेकरी का मालिक नारायण सभी ऑर्डर की डिलीवरी के लिए अब संदीप को ही भेजता था। नारायण की बेकरी के केक और पेस्ट्री बहुत ही मशहूर थे। किसी के जन्मदिन की पार्टी हो या शादी की सालगिरह, हर कोई नारायण की बेकरी से ही केक ऑर्डर करता था। एक दिन नारायण संदीप को बुलाता है। संदीप, अरे ये ऑर्डर पहुंचाना है ठीक 5 बजे तक। जन्मदिन की पार्टी है तो 6 बजे तक केक काटने के लिए उन लोगों ने टाइम रखा है ना? तो हमें जो है 5 बजे तक ऑर्डर पहुंचाने के लिए कहा गया है। ये घर का पता है, ठीक समय पर डिलीवरी पहुंचा देना, ठीक है? संदीप केक का ऑर्डर देने के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही आधे रास्ते पहुंचता है, उसकी माँ का फोन आता है। संदीप, बेटा तेरे पिताजी को पता नहीं क्या हो गया है। सब्जी के ठेले पर थे तो बेहोश हो गए। एक आदमी उन्हें छोड़कर गया है, अभी भी बेहोशी की हालत में है। डॉक्टर को बुलाना होगा बेटा, तू जल्दी घर आ जा। माँ की बात सुनकर संदीप घबरा जाता है। उसे केक का ऑर्डर भी समय पर पहुंचाना होता है, पर वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसे केक भी समय पर पहुंचाना होता है, पर उसका घर पहुंचना बहुत जरूरी था। संदीप की माँ घर में अकेली थी और पिताजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। संदीप घर की तरफ निकल गया। संदीप सीधा डॉक्टर को लेता हुआ ही घर गया। डॉक्टर ने संदीप के पिता का चेकअप किया और कुछ दवाइयां लेकर संदीप को दी और संदीप के पिता को कुछ दिन आराम करने के लिए कहा। संदीप ने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां लाकर अपने पिताजी को दी और कुछ समय पश्चात जब वो होश में आ गए तो संदीप ने अपनी माँ से कहा, माँ, डॉक्टर ने कहा है पिताजी कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए थे। धीरे धीरे दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। आप पिताजी के पास बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। मुझे एक ऑर्डर का केक पहुंचाना है, बहुत जरूरी। संदीप केक लेकर जल्दी जल्दी नारायण के दिए पते पर पहुंचता है। संदीप घबरा जाता है कि जिनका ऑर्डर है कहीं वो लोग गुस्से में आकर नारायण को फोन न कर दे, कहीं नारायण उसे नौकरी से न निकाल दे। ये सब ख्याल संदीप के मन में आ रहे थे क्योंकि नारायण के भी बार बार फोन आ रहे होते हैं, पर पिताजी की तबीयत को देखते हुए संदीप नारायण के फोन को नहीं उठा पाता। संदीप थोड़ा घबराया हुआ केक लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचता है। जी, आपका केक का ऑर्डर था। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। वो मेरे। कोई बात नहीं बेटे, वैसे भी मेहमान थोड़ा लेट ही आते हैं। मेरे पोते का जन्मदिन है, आज वो 10 साल का हो गया है। रुको, मैं अपने बेटे किशोर को बुलाता हूं। अरे किशोर बेटा, अरे ये जो केक ऑर्डर किया था, केक आ गया है। चलो मोहित बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का केक आ गया है, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। वाओ, मेरा बर्थडे केक आ गया। मम्मी देखो मेरा बर्थडे केक। दादा, दादू देखो। दादी, दादू देखो। जी, नारायण जी की बेकरी से आया हूं, ये आपका केक। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू भैया। आप भी अंदर आओ ना भैया, आज मेरा बर्थडे है तो आप भी तो गेस्ट हुए ना।
हाँ हाँ प्लीज, अगर मोहित का मन है तो थोड़ी देर के लिए आ जाइए। सर मैं आपके घर की पार्टी में, सर मैं कैसे? क्यों नहीं बेटा, आप क्यों नहीं आ सकते? आओ बेटा, मेरे पोते का मन है तो थोड़ी देर के लिए आ जाओ। भैया, आप मेरे जन्मदिन का केक लाए हो, मैं आपके जन्मदिन पर केक लाऊंगा। आपका जन्मदिन किस डेट को आता है भैया? बचपन का वही प्रश्न संदीप को याद आ जाता है जिसका उत्तर उसे आज तक नहीं मिला था। वो चुप हो जाता है। मोहित दोबारा उससे वही प्रश्न करता है। इस पर संदीप कहता है, पता नहीं मोहित बेटा, मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि मेरा जन्मदिन कब होता है। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं भी आज तक ढूंढ रहा हूं। जब भी मैंने अपने माता पिता से यह पूछा कि मेरा जन्मदिन कब होता है, मेरे माता पिता ने हमेशा यही कहा कि गरीबों का जन्मदिन नहीं होता, गरीब जन्मदिन नहीं मनाते। कोई बात नहीं भैया, मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। पापा, दादू, हम कल भैया का जन्मदिन मनाएंगे। हम भैया के घर चलेंगे ना पापा? हाँ हाँ मोहित बेटा, हम कल इन भैया के घर जरूर चलेंगे। अगले दिन पिता की तबीयत की वजह से संदीप छुट्टी पर होता है। मोहित अपने पिता और दादू को लेकर नारायण की बेकरी पर जाता है। नारायण को लगता है कि कल केक लेट हो गया था, शायद इसी वजह से वो संदीप की शिकायत लेकर आए हैं। नारायण उन्हें बताता है कि संदीप के पिताजी की तबीयत खराब है, कल इसी वजह से उसे आपके घर आने में देर हो गई थी। जब वो उनके घर केक देने जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी माँ का फोन आ गया था कि उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसी वजह से उसे केक देने में देरी हो गई। मोहित के पिता और दादू नारायण को बताते हैं कि पार्टी शुरू होने से पहले ही संदीप केक ले आया था। संदीप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है। वो नारायण से संदीप के घर का पता पूछते हैं और एक बढ़िया सा केक भी खरीदते हैं। वो संदीप के घर पहुंचते हैं। संदीप मोहित और उसके पापा व दादू को देखकर हैरान रह जाता है। वो अपने माता पिता से उन्हें मिलवाता है। संदीप भैया, हैप्पी बर्थडे, ये लो आपका बर्थडे केक। कल आप मेरे बर्थडे पर आए थे, आज मैं आपके बर्थडे पर आया हूँ। आओ संदीप भैया, केक काटते हैं। आओ बेटा संदीप, अपना जन्मदिन मनाओ और ये केक काटो, मोहित को बहुत खुशी होगी। और बेटा, आज के बाद कभी भी ये मत कहना कि आप गरीब हो बेटा, ठीक है? मन से अमीर होना चाहिए, दिल का अच्छा होना चाहिए, मनुष्य का मन साफ होना चाहिए, तो वो अपने ही आप अमीर हो जाता है। सब मिलकर संदीप का जन्मदिन मनाते हैं। संदीप और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। संदीप की आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। थोड़ी सी खुशी भी किसी इंसान के जीवन को ढेर सारी खुशियों से भर देती है। इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके कर्म उसे बड़ा बनाते हैं और ईश्वर की धरती पर नेक इंसान भी हैं। ये साबित करके एक अमीर गरीब का जन्मदिन खुशियों से भर देता है।